राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान पर, जिसे हम डिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्री। हिंदी में इसे आज्ञप्ति कहते हैं, इंग्लिश में डिक्री कहा जाता है। व्यवहार में इंग्लिश वर्जन ही हिंदी में भी यूज होता है, यानी डिक्री हिंदी में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी लिखा जाता है, और आप ऐसा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्री पे हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। डिक्री से जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, सब पर विधिवत चर्चा की जाएगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि डिक्री से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं पाएगा, विधिवत चर्चा डिक्री पे की जाएगी। सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो इस तरह से अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं डिक्री पे। डिक्री शब्द है क्या? डिक्री कहाँ डिफाइन है? तो इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग इसकी एक रूपरेखा देख लें बोर्ड पर कि डिक्री के बारे में मैंने क्या क्या करके समझाया। आप इसका एक संक्षिप्त नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर किसी को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो वो ले ले। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए अब देखिए डिक्री के बारे में मैंने क्या लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा है डिक्री, ठीक है, धारा 2 की उपधारा 2, ठीक है। उपधारा 2 नहीं है, ये खंड 2 है। इसको उपधारा 2 नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? खंड, यानी क्लाज 2 पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 2 का क्लाज 2 में डिक्री डिफाइन है। बहुत महत्वपूर्ण है डिक्री। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सीपीसी सिलेबस में रखा गया हो और डिक्री से क्वेश्चंस ना पूछे जाए, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम एक, अन्यथा 2-3 भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण डिक्री है और बहुत सिंपल है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो जटिल हो। बस जटिल क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ कई सारे स्टेप हैं और वो स्टेप हमें नहीं पता होते हैं, इस नाते डिक्री जटिल है। इस वीडियो को देखने के बाद इसकी सारी जटिलता खत्म हो जाएगी। आइए सबसे पहले देखिए मैंने कितने भागों में बांटते। ये भाग में बांट देना ही इस डिक्री को समझने के लिए आसान बनाना है। देखिए जब कहीं कोई जॉइंट फैमिली होती है तो बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन जब उस जॉइंट फैमिली में बंटवारा करा दीजिए तो परिवार कमजोर हो जाता है। इसी तरह से कोई भी चीज जो बहुत ताकतवर हो, अगर आप उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दें तो उसकी ताकतवर जो है, यानी जो उसकी मजबूती है, वो खत्म हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। और जब कोई चीज़ कमजोर पड़ जाता है तब उस पर अपनी गिरफ्त, उस पर अपना कब्जा हम आसानी से बना सकते हैं। उसी तरह से कानून भी हैं। कानून का कोई भी प्रोविजन, कोई भी एक्ट, चाहे सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जूरिस हो, टॉर्ट हो, एसआरए हो, लिमिटेशन हो, निगोशिएबल हो, ठीक है, कोई भी एक्ट हो, जब आप उनको एक बार में समझ लेते हैं, टुकड़े टुकड़े में करके समझ लेते हैं, उनके अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग नाम से आप समझ लेते हैं, तब वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले मैंने उस पूरे सब्जेक्ट को एक बार में दिखाने की कोशिश किया, और उस एक बार में मैंने उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ा है और तोड़ करके कई नामों से उसको मैंने समझाया है आप लोगों को। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको शुरुआत करनी हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले कोई भी एक्ट, तो आप उस पहले वीडियो को मेरे जरूर देख लीजिएगा, जिसपे उस एक्ट को प्रारंभिक वीडियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उससे आपके लिए वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और पढ़ना ही नहीं, अगर आप पढ़ाना भी चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आइए जरा देखिए हमने डिक्री को कैसे कमजोर कर दिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अभी डिक्री क्या है, व्हाट इज डिक्री? नो, कोई चर्चा इस पे नहीं। डिक्री को तोड़ा कैसे माने? डिक्री की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ डिक्री, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, यानी डिक्री की परिभाषा क्या है, यानी डिक्री हम किसे कहेंगे, डिक्री के आवश्यक तत्व क्या होंगे,
काइंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री के प्रकार, यानी डिक्री कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद डीम्ड डिक्री, ठीक है। फिर देखिए डीम्ड डिक्री बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डीम्ड डिक्री क्या होती है, तो इसको भी मैंने समझाया। अगला लिखा है डिक्री एवं आदेश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, और अंतिम लिखा हूं, ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री, प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में क्या अंतर है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड जो है फाइनल डिक्री, ठीक है, यानी फाइनल डिक्री को ही अंतिम डिक्री बोला जाता है। तो प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में अंतर, तो दो अंतर आपको डिक्री से मिल गए। डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है, प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में क्या अंतर है, डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है, मुख्य परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में क्या अंतर है, यहाँ से भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री किस मामले में पास किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी लिस्ट दे दी जाती है छांटने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी डिक्री है, कौन सा डिक्री नहीं है, वो आप छांटेंगे कैसे जब तक आपको पता नहीं रहेगा, ठीक। किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पास होती है, किस में नहीं पास होती है, वो आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें प्रारंभिक डिक्री नहीं हो सकती है। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे सही से नहीं, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रॉब्लम बेस पूछा जाता है कि यदि प्रारंभिक डिक्री खारिज हो जाती है तो अंतिम डिक्री का क्या इफेक्ट होगा। यदि किसी वाद में, किसी अपील में या रिवीजन में प्रारंभिक डिक्री को चैलेंज किया गया और प्रारंभिक डिक्री खारिज हो गई और उसी मामले में अंतिम डिक्री भी पास की गई है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर विधिवत चर्चा की जाएगी। कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इस एक वीडियो में सब संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए डीम्ड डिक्री, डिक्री एवं आदेश में अंतर, प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री क्या होता है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना के चर्चा करूंगा, ठीक। इसमें जो चर्चा होगा इस वीडियो में वो डिक्री की परिभाषा, डिक्री के आवश्यक तत्व और डिक्री के प्रकार, यानी इस 3 बिंदुओं पे इस वीडियो में चर्चा होगा, और जो शेष 3 पॉइंट्स रह जाएंगे इस पे दूसरे वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो आपको संपूर्ण जानकारी के लिए संपूर्ण वीडियो आप देखेंगे तभी संपूर्ण जानकारी हो पाएगी। आधा अधूरा जानकारी के लिए आधा अधूरा वीडियो देखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी कि पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस या विधि से संबंधित अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी क्लास चलाई जा रही है। जिस किसी बच्चे को तैयारी करना है एपीओ के लिए, पीसीएसजे के लिए, एचजेएस के लिए या मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ आपको किसी और प्रोविजन पे कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव देना है, तो आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिक्री, ठीक है। डिक्री की परिभाषा जब आप देखेंगे धारा 2.2 में, ठीक है, धारा 2 की उपखंड 2 में, तो धारा 2 के खंड 2 में परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिक्री एक ऐसा न्याय निर्णय एवं प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब यहीं पे कंफ्यूजन होने लगता है। कंफ्यूजन होने की वजह हमेशा कोर्ट जो जजमेंट पास, चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, ठीक है, मामला चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, कोर्ट कोई जजमेंट देगा, अपना कोई निर्णय सुनाएगा, ठीक है। तो कोर्ट का हर एक जजमेंट, क्रिमिनल मामले में आप देखेंगे जजमेंट कहलाता है, यानी कोर्ट का निर्णय कहलाता है। वो निर्णय चाहे आर्डर हो या अन्यथा हो, यानी क्रिमिनल मामले में आर्डर और डिक्री जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे कोर्ट का केवल जजमेंट कहलाता है। वो जजमेंट अपील योग्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिवीजन योग्य हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन सिविल मामले में जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास किया जाता है, वो जजमेंट 2 भागों में बट जाता है। यानी सिविल मामले में, दीवानी मामले में सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया प्रत्येक जजमेंट, प्रत्येक जो है जजमेंट क्या होगा, या तो वो डिक्री होगा या तो वो आर्डर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, सिविल मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय या तो वो डिक्री होगा या तो वो आदेश होगा, इन्हीं 2 में से कोई एक होगा। अब कब न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय डिक्री कहलाता है और कब आदेश कहलाता है, इसमें से अगर हम लोग एक समझ लेंगे कि कब वो डिक्री कहलाता है
तो उन दशाओं को छोड़ के जब वो डिक्री कहलाता है, शेष दशाओं में वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी जब सिविल मामले में कोर्ट के द्वारा दिया गया प्रत्येक जजमेंट या तो डिक्री होगा या तो ऑर्डर होगा, तो अगर हम एक समझ लें, ठीक है, कि डिक्री क्या होता है, तो उसको छोड़ दें तो सब क्या होंगे, आदेश होंगे। जैसे पूरा 24 घंटा या तो दिन होगा या रात होगा, तो दिन क्या होता है, रात क्या होता है, ठीक है, वो दिन कब होता है, रात कब होता है, तो दिन की समय अगर हमें पता चल जाए कि दिन कब से कब रहता है, तो शेष समय रात ही होगा। भाई अगर ये हमें पता है कि 24 घंटे में 12 घंटा उजाला रहता है, 12 घंटा अंधेरा रहता है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो 12 घंटा कौन से हैं उजाला के, तो वो 12 घंटा निकालने के बाद शेष जो भी 12 घंटा बचेगा वो इसका मतलब वो क्या होगा, फिर अंधेरा होगा। उसी तरह से कोर्ट का प्रत्येक जजमेंट जब डिक्री या ऑर्डर होता है, दोनों में से कोई एक होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो अगर डिक्री हम समझ लें तो ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। और परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है। जब धारा 2 की खंड 14 में हम देखते हैं तो वहाँ यही लिखा हुआ है, न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय जो डिक्री नहीं है, क्या है, आदेश है। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या समझना होगा, डिक्री, आदेश नहीं समझना। हाँ, डिक्री और आदेश में अंतर क्या होता है ये हमको अलग से समझना होगा। तो चलिए, ये तो आपने मोटा मोटा समझ लिया कि डिक्री की परिभाषा में क्या होगी, यानी एक न्याय निर्णय हो, यानी न्यायालय ने कोई निर्णय पास किया हो और वो निर्णय किस रूप में हो, किस मामले में हो, किन विषयों पे हो, जब डिक्री कहलाएगी। तो लिखा हुआ यहाँ परिभाषा में बहुत शॉर्टकट में परिभाषा लिखा है कि न्यायालय का ऐसा कोई न्याय निर्णय की ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति, प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक फॉर्मल तरीके से, ठीक है, निर्णय दिया गया हो। तो न्याय निर्णय की ऐसी, न्याय निर्णय का मतलब होता है किसी विषय पे न्याय निर्णय दिया गया हो, यानी निर्णय के माध्यम से न्याय किया गया हो, तो वही लिखा है न्याय निर्णय। न्याय निर्णय की ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति, प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि औपचारिक तरीके से वो निर्णय दिया गया हो, उसमें कुछ एम्बिगुअस, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ संशय या संदेह ना हो, जिस तरीके से निर्णय दिया जाता है उस तरीके से दिया गया हो। तो न्याय निर्णय की ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो किसी वाद में, ध्यान दीजिएगा, किसमें, किसी वाद में, हमेशा ध्यान रखना है ये पॉइंट आपको, किसी वाद में पक्षकारों के मध्य, जो भी उसमें वादी प्रतिवादी हैं उनके मध्य एक या अधिक विवादग्रस्त विषयों के संदर्भ में, भाई विवादग्रस्त विषय एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी विवादित विषय हो सकते हैं, तो वही लिखा है कि पक्षकारों के मध्य एक या अधिक विवादग्रस्त विषयों के संदर्भ में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण करता हूं। यानी ऐसा कोई न्याय निर्णय प्रारूपिक एवं अभिव्यक्ति रूप में हो जो किसी वाद में पक्षकारों के मध्य एक या अधिक विवादग्रस्त विषयों पर उनके अधिकारों का अवधारण निश्चायक रूप से किया गया हो, उसे हम डिक्री कहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जब पक्षकारों को, जब कोई सिविल सूट दाखिल किया जाता है तो उस सिविल सूट में जो पार्टीज हैं, उस पार्टियों के मध्य जो विवाद है, वो विवाद चाहे एक हो या एक से अधिक हो, चाहे किसी एक विवाद पे या संपूर्ण विवाद पे, ठीक है, ऐसा कोई न्याय निर्णय दिया गया हो जो पक्षकारों के अधिकारों पर अंतिम रूप से अवधारण हो। अंतिम रूप से अवधारण का मतलब कि अब उस पे विवाद खत्म हो गया हो, यानी फाइनल रूप से उसका निपटारा कर दिया गया हो, चाहे वो वादी के पक्ष में हो या प्रतिवादी के पक्ष में हो, इससे मतलब नहीं है। यानी अब वो समस्या अंतिम रूप से खत्म हो गई हो, यानी उस पर अंतिम जजमेंट दे दिया गया हो। और निश्चायक अवधारण का मतलब होता है कि गुणावगुण के आधार पे, यानी मेरिट के आधार पे, ठीक है, यानी सामान्य नियम है कि दोनों पार्टियों को सुन के जब जजमेंट पास किया जाता है तब इसी को कहते हैं मेरिट पे जजमेंट दिया गया है, गुणावगुण के आधार पे जजमेंट दिया गया है। तो जब दोनों पक्षकारों को सुन करके उनके विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पे न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अवधारण किया जाता है तब इसी को डिक्री कहते हैं। फिर से समझिए, यानी अब
न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा न्याय निर्णय प्रारूपिक एवं अभिव्यक्ति रूप में किया गया हो जो किसी वाद में पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर उनके अधिकारों को लेकर के अंतिम रूप से निश्चायक हो। किसको लेकर के? अधिकारों को लेकर के। किन अधिकारों को लेकर के? जो विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषय हैं, चाहे वो एक विषय हो या एक से अधिक हो, चाहे सब पे वो जजमेंट हो या किसी एक पे हो या एक से अधिक पे हो, यानी जिस विवादित बिंदु पे हो उसमें अंतिम रूप से अवधारण हो, यानी दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद फाइनली जजमेंट दिया गया हो, इसी को डिक्री कहा जाता है। फिर से समझिए, इसका मतलब न्यायालय ने कोई न्याय निर्णय दिया हो, ऐसा न्याय निर्णय औपचारिक एवं अभिव्यक्ति रूप से हो। दूसरा, ये न्याय निर्णय किसी वाद में हो, किसमें? किसी सूट में हो, और उसमें पक्षकारों के मध्य जो विवाद हैं, चाहे एक हो या एक से अधिक, उन विवाद पे उनके अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण किया गया हो, निश्चायक रूप से अवधारण किया गया हो। यहाँ निश्चायक का मतलब है कि पक्षकारों को सुनने के पश्चात उस समस्या का जड़ से निदान कर दिया गया हो, यानी अब उसमें यह ना हो कि फिर सुनवाई होनी है, अब उसमें सुनवाई खत्म हो चुकी हो पूर्ण रूप से, उसी को कहते हैं निश्चायक अवधारण। अगर अभी फिर उसी पे कल डेट लगनी है, परसों डेट लगनी है, तो वो अंतिम अवधारण नहीं होता है। जब उस दिन वो मामला खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो उसी को कहते हैं अंतिम अवधारण। तो आपने क्या देखा? न्याय निर्णय हो, यानी कोई निर्णय न्यायालय ने दिया हो, ऐसा निर्णय किसी वाद में दिया हो, किसी वाद में दिया। अब वाद किसे कहेंगे, अभी हम लोग जब एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो न्यायालय का कोई ऐसा औपचारिक एवं अभिव्यक्त रूप से न्याय निर्णय किया गया हो जो किसी वाद में पक्षकारों के मध्य किन्हीं या सभी विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम रूप से अवधारण किया गया। आप इस परिभाषा को कई तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनिए कि किसी वाद, न्यायालय द्वारा किसी वाद में औपचारिक एवं अभिव्यक्त रूप से पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर जब उनके अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण किया जाता है, तब उसे डिक्री कहते हैं। दूसरी परिभाषा, न्यायालय द्वारा कोई ऐसा न्याय निर्णय औपचारिक एवं अभिव्यक्त रूप में हो जो किसी वाद में विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम अवधारण हो, यह भी डिक्री है। ठीक, फिर किसी वाद में विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का जब अंतिम रूप से अवधारण प्रारूपिक एवं अभिव्यक्त रूप से न्याय निर्णय के माध्यम से किया गया हो, तब भी डिक्री है। तो इस तरह से आप डिक्री की परिभाषा को कई तरह से पढ़ सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए, एलिमेंट्स उसके छूटने नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जैसे लिखा है आप वैसे ही याद कर लीजिए समझ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो डिक्री के फीचर, ध्यान दीजिए, डिक्री के ये फीचर हैं, यही पैरामीटर हैं जिसे हम डिक्री, यानी जिससे हम न्यायालय के किसी निर्णय को डिक्री कहेंगे। क्या फीचर हैं? कि उसमें कोई न्याय निर्णय हुआ, यानी कोई वाद हो जिसमें कोई न्याय निर्णय हो, ऐसा न्याय निर्णय औपचारिक एवं अभिव्यक्ति रूप से हो, और उसमें विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण हो। अगर ये फीचर है, यानी अनमेरिट हो, सुनवाई की गई हो, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, या दोनों पक्षकारों को सुना गया हो। अगर दोनों पक्षकारों को नहीं सुना गया और जजमेंट पास कर दिया गया, जिसको एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं, ठीक है, जो एक्स पार्टी आर्डर होता है, बोला जाता है व्यवहार में एक्स पार्टी डिक्री, लेकिन वो एक्स पार्टी डिक्री रियल में डिक्री नहीं होती है, रियल में वो डिक्री नहीं होती है। फिर कहेंगे साहब फिर क्यों उसे डिक्री कहते हैं? क्योंकि वो डिक्री नहीं है, डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स को नहीं पूरा करता है, यानी पक्षकारों के मध्य गुणावगुण विषयों पे अंतिम रूप से अवधारण नहीं होता, यानी एक पार्टी को सुना ही नहीं जाता है, फिर भी उसे डिक्री माना गया है। क्यों माना गया है? जब एक पक्षीय डिक्री मैं पढ़ाऊंगा तब विधिवत समझाऊंगा, बस थोड़ा सा भी ये समझ लीजिए कि वो डिक्री नहीं है, उसे डीम्ड डिक्री माना जाता है, और उसे डीम्ड डिक्री माने जाने के पीछे का जो रीजन है वो यही है कि उसे अपील योग्य बनाना था। बस चलिए फिर से आइए, तो जब कोई न्याय निर्णय जो डिक्री के फीचर्स को पूरा करता हो तो डिक्री कहलाएगा, और नहीं पूरा करता है तो नहीं कहलाएगा, या तो वो मान लिया जाए कि डिक्री है, ठीक है, जिसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं।
अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है, कि डीम्ड डिक्री में क्या क्या चीज़ें और शामिल हैं और क्या क्या शामिल नहीं है। दो ध्यान रखना, इसके डिक्री की परिभाषा भी नीचे दिया गया है कि डिक्री में, और बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी गलती मत करिएगा कि डिक्री की परिभाषा को मेन लाइन पढ़ के और नीचे के लाइन को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ दिए तो समझिए एग्जाम भी आपका छूटे है, फिर खतरा ही है आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि डिक्री में क्या क्या और चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि जो शामिल किया गया है डिक्री में वो डिक्री के एलिमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है, फिर भी उसे डिक्री बनाना था, डिक्री मानना था, इसीलिए उसको यहाँ लिखा गया कि ये भी डिक्री में शामिल है। और कुछ चीज़ों को डिक्री की श्रेणी से बाहर करना था, इसलिए लिखा गया कि ये डिक्री नहीं है। तो क्या लिखा गया है, हाँ इसी में एक बात और लिखिए परिभाषा में कि ये डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री की बात सीपीसी में कहाँ की गई है, तो डिफिनीशन में ही कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री की परिभाषा, यानी प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री का उल्लेख कहाँ कर दिया गया, डिक्री की परिभाषा में कर दिया गया है, धारा 2 में ही कर दिया गया, यानी 2 की खंड 2 में ही कर दिया गया है। उसी में बताया गया कि डिक्री 2 काइंड्स, 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। अब ये क्या होते हैं आगे मैं समझाऊंगा, ठीक। फिर लिखा हुआ है कि किंतु वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, ठीक है, जब हम कोई वाद पत्र कोर्ट में पेश करते हैं, जब कोई प्लेंट पेश करते हैं, तो वो कब कब नामंजूर किया जाता है, यानी कब कब वो रिजेक्शन का आधार बन जाता है, इसका उल्लेख आदेश 7 नियम 11 में किया गया है। आर्डर 7 नियम यानी रूल 11, ठीक है। तो आर्डर 7 रूल 11 में आप देखेंगे तो टोटल 6 ग्राउंड्स लिखे हैं। कितने? 6 ग्राउंड्स वहाँ लिखे हुए हैं। उन 6 ग्राउंड्स पे आपका डिक्री नामंजूर किया जा सकता है। तो अगर डिक्री उन 6 ग्राउंड्स में वाद पत्र अगर उन 6 ग्राउंड्स पे नामंजूर किया जाता है तो जो नामंजूरी का आर्डर है उसे डिक्री माना गया है। ध्यान दीजिएगा, यानी वाद पत्र के नामंजूरी का जो आदेश दिया जाता है, अगर कोर्ट ने वाद पत्र नामंजूर किया तो नामंजूर करके भी तो एक निर्णय दिया, वो निर्णय क्या है, वो आर्डर नहीं है, वो डिक्री है, ठीक है। जबकि उसमें तो कोई विवादग्रस्त विषयों पे सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, एक पार्टी को केवल सुना गया और खारिज कर दिया गया या उसको भी नहीं सुना गया, फिर भी उसको डिक्री माना गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री माना गया, और अगर वाद पत्र नामंजूर किया जाता तो इसे डिक्री क्यों माना गया, क्योंकि इसे अपील योग्य बनाना था। अब अगर आपका वाद पत्र नामंजूर हो गया है तो इसे डीम्ड डिक्री कहते हैं। कौन सी डिक्री कहते हैं? डीम्ड डिक्री, क्योंकि डिक्री की शर्तें पूरी नहीं कर रहा फिर भी इसे डिक्री माना गया, इसलिए इसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं और इसकी अपील की जा सकती है। तो ये जो डीम्ड डिक्री यहाँ लिखा हुआ है, डीम्ड डिक्री का मतलब होता है कि ऐसी डिक्रियाँ जो डिक्री के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करती हैं फिर भी उन्हें डिक्री मान लिया जाए, उन्हें डीम्ड डिक्री कहते हैं। जैसे आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय, इसका मतलब वो विश्वविद्यालय के जो फीचर्स हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं फिर भी उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, इसीलिए उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक। उसी तरह से यहाँ डीम्ड डिक्री है। अभी डीम्ड डिक्री में और भी चीज़ों को बताना है जो मैं यहाँ जब डीम्ड डिक्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना कहाँ नामंजूरी होती है? आदेश 7 नियम 11 में, ठीक। आर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र हमारा जो है नामंजूर किया जाता है, और ये नामंजूर किया जाना डिक्री है, जबकि डिक्री की शर्तों को बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा है फिर भी डिक्री माना गया है। और ऐसा नहीं कोई एक शर्त पूरा नहीं करा है, एक से अधिक शर्त नहीं पूरा करा फिर भी डिक्री मान लिया गया। अपील के पर्पज के लिए उसे डीम्ड डिक्री माना गया क्योंकि उसकी अपील की जा सके। चलिए, अब ये अपील कहाँ होती है, ठीक है। अब इस पर अभी चर्चा यहाँ मत करिए, नहीं तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगा। अगला लिखा है कि धारा 144 के दिन किसी प्रश्न का अवधारण, ठीक है, धारा 144 के लिए वाद पत्र का नामंजूर किया जाना या धारा 144 के दिन किसी प्रश्न का अवधारण शामिल है, ठीक है। यहाँ लिखा है शामिल नहीं, यानी शामिल है, ठीक है। शामिल है का मतलब कि इसे डीम्ड डिक्री माना गया, यानी इसे हम डिक्री माना गया है, तो इसीलिए, ठीक है, यहाँ इस सेंस में मैंने लिखा है कि शामिल है, यानी ये भी डिक्री है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना धारा 144 के दिन किसी प्रश्न का अवधारण, 144 में क्या होता है? प्रतिस्थापन, ठीक है, रिस्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब यह है, जैसे धारा 144 का क्या मतलब इसको समझ लीजिए
जैसे मेरे पक्ष में कोई डिक्री दूसरे के अगेंस्ट में पास की गई, तो मेरे पक्ष में जब डिक्री पास की जाती है तो मुझे डिक्री होल्डर कहते हैं, जिसके खिलाफ डिक्री पास की जाती है उसे जजमेंट डेप्टर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में नरीड त्रिढ़ी कहते हैं, और जिसके पक्ष में डिक्री पास होती है जिसको डिक्री होल्डर कहते हैं उसे हिंदी में आज्ञप्तिधारी कहते हैं। तो मेरे पक्ष में डिक्री पास की गई, अगले के खिलाफ डिक्री गई, वो जजमेंट डेप्टर हो गया। जजमेंट डेप्टर अपील में चला गया और मैं इसी दौरान अपने डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा लिया और डिक्री का निष्पादन हो गया और अभी अपील पेंडिंग है। अब आप ये मत कहिएगा कि डिक्री के निष्पादन को तब तक होल्ड करके रखा जाता है जब तक उसकी अपील का निपटारा ना हो जाए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग अपील डिक्री का एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। अब ऐसी कंडीशन में डिक्री का निष्पादन जब हो रहा है उसके बाद जजमेंट आता है। यहाँ डिक्री का निष्पादन हो गया, पता चला कुछ संपत्ति उसे वसूल के मुझे दिला दी गई, लेकिन डिक्री में तो वो अपील में डिक्री जो मेरे पक्ष में पास की गई थी वो क्वैश कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उससे यानी जजमेंट डेप्टर से ले करके मुझे दिलाया गया था, अब जब ये डिक्री ही उलट के दी गई अपील में, तब वो तो मेरा राइट नहीं रह गया ना कि मुझे मिले, तो अब वो मुझसे फिर वापस अगले को दिलाया जाए। इसके लिए धारा 144 के तहत सेम कोर्ट में जिसने डिक्री पास किया था एक एप्लीकेशन देना होता है। ठीक है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से फिर कोर्ट जहां तक संभव हो पाता है वो सारी संपत्ति जो मुझे दिलाई गई थी डिक्री के रूप में, ठीक है, वो मुझसे वापस करवा के उसको दिलवाया जाता है। तो धारा 144 में अगर कोई भी आर्डर कोर्ट पास करता है, कोई भी जजमेंट पास करता है तो उसे डिक्री माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा, धारा 144 के अधीन किसी भी प्रश्न का अवधारण किया जाना क्या है, डिक्री है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो चाहे मेरे खिलाफ हो, इससे मतलब नहीं है। धारा 144 के तहत अगर किसी प्रश्न का अवधारण कोर्ट ने किया तो वो डिक्री है, और वाद पत्र को अगर नामंजूर किया गया आदेश 7 नियम 11 के तहत नहीं आर्डर 7 रूल 11 के तहत, तो वो नामंजूरी का जो आर्डर है वो भी क्या है, वो भी डिक्री है। ठीक, अब तो ये 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। यानी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना, इसको भी डिक्री माना गया, लेकिन एक ऐसी डिक्री है इनको डीम्ड डिक्री माना जाता है क्योंकि ये डिक्री के फीचर पूरे नहीं कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है या व्यतिक्रम के कारण खारिजी का कोई आदेश डिक्री नहीं है। इन 2 चीज़ों को डिक्री की श्रेणी से बाहर रखा गया, सेम उसी में लिखा गया, डिक्री की डिफिनीशन में ही लिखा गया है, 2 में ही। ठीक है, क्या लिखा गया कि ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कोर्ट का जजमेंट जो अब जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की भांति हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, ऑर्डर है। तो जो ऑर्डर है वो डिक्री थोड़ा ना कहलाएगी भाई। अगर कोई ऐसा कोर्ट का जजमेंट उस जजमेंट जिसकी अपील यानी उस जजमेंट के खिलाफ अपील आदेश की अपील की तरीके से होता है, जैसे आदेश के विरुद्ध हम अपील करते हैं उस तरह से उसकी अपील अगर होती है तो फिर वो डिक्री नहीं है, फिर वो क्या है, वो फिर ऑर्डर की श्रेणी में चला जाता है। दूसरा कह रहे हैं व्यतिक्रम के कारण खारिजी कोई आदेश, यानी अगर कहीं वादी व्यतिक्रम होता है, डिफॉल्ट होता है, यानी कोई काम उसे करने के लिए कहा गया हो या कोई ड्यूटी हो जिसे उसे पूरा करना हो, अगर वो नहीं करता है तो डिफॉल्ट होता है, और उसे डिफॉल्ट होने पर अगर कोई जजमेंट पास किया जाता है तो वो जजमेंट डिक्री नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैं एक समझाने के लिए आपको दृष्टांत दे रहा हूं, आदेश 7 नियम 9, ठीक है, आदेश 7 नियम 9 में कहा गया है कि जब वादपत्र वादी पेश करता है तब उससे ये मांग की जाती है कि वादपत्र की उतनी प्रतियां सादे कागज पे वो कोर्ट में जमा करे जितने प्रतिवादी उस मामले में है। यानी जब कोर्ट आदेश 5 नियम 9 के अधीन समन जारी करता, भाई जैसे आपने वाद कोर्ट में कोई मुकदमा गया, सिविल मुकदमा, तो वादी जो होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो वादपत्र पेश करता है कोर्ट में, ठीक है, प्लेंट पेश करता है, पर डिफेंडेंट जो होता है WS लेकर के आता है। तो जब वादी पहले अपना वादपत्र कोर्ट में पेश करेगा और वादपत्र उसका मंजूर हो जाए, यानी वादपत्र जो है वाद के रूप में दर्ज कर लिया जाए,
तब कोर्ट अगली पार्टी को बुलाने के लिए, यानी डिफेंडेंट को बुलाने के लिए आदेशिका जारी करेगी, यानी समन जारी करेगी। तो जो समन जारी किया जाता है वो आदेश 5 नियम 9 के अधीन होता है। तो न्यायालय आदेश 5 नियम 9 के अधीन जब कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होता है तब वो प्लेंटिफ से कहता है कि जितने उस मामले में डिफेंडेंट हैं, क्योंकि सबको समन जारी होगा, सबको आना होगा, तो आप वाद पत्र की उतनी प्रतियां एक सादे कागज पे जमा कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट अपने घर से थोड़ा ना जमा करेगा। तो अगर, और उसको टाइम दिया जाता है 7 डेज का, 7 दिन के भीतर आप वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितने प्रतिवादी हैं सादे कागज पे, ठीक है, जमा कर दीजिए। अगर वो, अब जरा इसको समझिए कि सादे कागज का मतलब कि वो लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो A4 साइज का पेपर आता है उस तरह के पेपर पे आप वाद पत्र की उतनी प्रतियां बना करके दे दीजिए कोर्ट को, जितने डिफेंडेंट हैं, जिससे कोर्ट सभी डिफेंडेंट को एक एक समन जारी कर सके। अगर, और ये 7 दिन का समय दिया जाता है, अगर आपने उस निर्धारित समय के भीतर जमा करने में डिफॉल्ट हो गए, व्यतिक्रम हो गए, तो आपका वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। कहाँ? आदेश 9 नियम 2 में, ऑर्डर 9 नियम 2 के तहत। तो अगर वो नामंजूर हो गया, यानी खारिज हो गया, तो वो क्या है? वो एक जजमेंट है और वो डिक्री नहीं है, वो क्या है? वो ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। तो यही यहां लिखा गया है। व्यतिक्रम का मैंने एक दृष्टांत दिया, ठीक है। तो ऐसे न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांत होती है, ऐसा न्याय निर्णय भी डिक्री नहीं है, और व्यतिक्रम के कारण खारिजी का कोई ऑर्डर दिया जाना वो भी डिक्री नहीं है। तो इस तरह से आपने डिक्री की परिभाषा को समझा। आगे लिखा हुआ है डिक्री के आवश्यक तत्व। अब ये आवश्यक तत्व इसी परिभाषा में से निकल के आएंगे। जैसे देखिए लिखा है न्याय निर्णय की ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति, तो एक न्याय निर्णय हो, प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो, ऐसा प्रारूपिक अभिव्यक्ति किसी वाद में हो, पक्षकारों के मध्य एक या अधिक विवादग्रस्त विषयों के संदर्भ में हो, और अवधारण निश्चायक रूप से किया गया हो। यही चीज़ यहाँ 5 पॉइंट्स में मैंने लिख दिया कि न्यायालय द्वारा कोई न्याय निर्णय किया गया हो। अब न्यायालय की भी परिभाषा दी गई, न्यायालय किसे कहेंगे हम अलग परिभाषा में उसको बताएंगे। कोई न्याय निर्णय किया गया हो, तो न्यायालय द्वारा कोई न्याय निर्णय किया गया हो, ऐसा न्याय निर्णय प्रारूपिक एवं अभिव्यक्ति रूप में हो। इसका मतलब है कि निर्णय की जो औपचारिक शर्तें होती हैं वो लिखित रूप में पूरी की जाए, ठीक है, यानी स्पष्ट तौर से बताया जाए कि वाद पत्र खारिज किया जा रहा है या मंजूर किया जा रहा है, या कोई आदेश पारित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दूसरा फिर लिखा ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में होना चाहिए, और वाद शब्द यहाँ बड़ा जटिल है। वाद किसे कहेंगे इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो वाद की परिभाषा देने का प्रयास प्रिवी काउंसिल ने 1935 में हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांबेज कंपनी लिमिटेड, ये केस है, ध्यान दीजिएगा कौन सा केस है, हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांबेज कंपनी लिमिटेड 1935 के केस में प्रिवी काउंसिल ने वाद को डिफाइन करने का प्रयास किया। और इस केस में सीपीसी में, ठीक है, जो परिभाषा दी गई है कि वाद किसे कहेंगे, तो वाद के लिए लिखा है जब वाद पत्र पेश करके, वाद पत्र दर्ज जो है वाद संस्थित कैसे किया जाता है, वाद पत्र पेश करके। तो यहाँ वाद पत्र पेश करके वाद संस्थित किया जाता है। ये परिभाषा जो दी गई, ये परिभाषा संपूर्ण परिभाषा वाद की प्रिवी काउंसिल ने इस जो है हंसराज की केस में नहीं माना। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये एक जनरल परिभाषा है, ठीक है, ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है कि वाद पत्र संस्थित करके ही वाद पेश किया जाता है, आवेदन दे करके भी वाद संस्थित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कोर्ट ने कहा कि अन्य अधिनियमों के तहत जो आवेदन दिए जाते हैं उनको भी वाद माना जाता है। जैसे कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 13 के लिए तलाक के लिए आवेदन पेश किए जाते हैं, कोर्ट में अर्जी दी जाती है, उसको भी कोर्ट ने यहाँ प्रिवी काउंसिल ने क्या माना है, वाद माना है। चाहे धारा 9 के तहत हो, धारा 10 के तहत हो, धारा 11 के तहत हो, धारा 13 के तहत हो, इन धाराओं के तहत जो अर्जी पेश की जाती है कोर्ट के समक्ष उपचार मांगने के लिए, उसको भी कोर्ट ने यहाँ वाद माना। तो इस प्रिवी काउंसिल ने उसको वाद माना। तो वाद की परिभाषा यहाँ विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों के बारे में हो,
यानी ये वाद किसके बारे में हो, विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों के बारे में हो। और लिखा है पक्षकारों के ऐसे अधिकारों का उदाहरण निश्चायक रूप से किया गया हो, अंतिम रूप से किया गया, यानी गुणावगुण के आधार पर किया गया हो। इसका मतलब है कि पक्षकारों को सुना गया हो। एक्स पार्टी आर्डर जो दिया जाता है वो अंतिम रूप से अवधारण नहीं माना जाता है, फिर भी उसे डिक्री मानी गई है, लेकिन हम उसे केवल डिक्री नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डीम्ड डिक्री वो है। क्यों माना गया, अपील के प्रयोजन के लिए, जिससे उसकी अपील कोर्ट में की जा सके, इसलिए उसे डीम्ड डिक्री माना गया, अन्यथा कोई और रीजन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से आपने इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखे क्या क्या हैं, वो 5 हैं। पहला है न्यायालय द्वारा कोई न्याय निर्णय किया गया हो, ऐसा न्याय निर्णय प्रारूपिक एवं अभिव्यक्ति रूप से हो, ठीक है, ऐसे न्याय निर्णय के माध्यम से, ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में किया गया हो, ठीक, ऐसे वाद में विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों के बारे में हो, और उसमें निश्चायक अंतिम रूप से किया गया हो, यानी उसका निश्चायक रूप से किया गया हो, यानी उस प्रश्न का अवधारण अंतिम रूप से कर दिया गया हो, यानी ऑन मेरिट पे किया गया हो, पक्षकारों को सुनने के बाद किया गया हो। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हो गई, ठीक। तो ये आपने डिक्री की परिभाषा देखी, इसी परिभाषा में से यहाँ मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स को निकाल दिया। अब इसमें 2 चीज़ों को और डिक्री में शामिल किया गया, 2 चीज़ों को डिक्री से बाहर किया गया, लेकिन जिसको डिक्री से बाहर किया गया है ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत और सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो डिक्री नहीं कहलाती हैं, नामंजूर किया जाना भी डिक्री नहीं कहलाती हैं। उसकी भी मैं अलग से एक लिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए कि इसके अलावा भी किसी किसी डिक्री नहीं माना जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे अब हम लोग चलते हैं इधर डिक्री के प्रकार पे। डिक्री के प्रकार का भी उल्लेख धारा 2(2) में ही किया गया है, ठीक है। डिक्री को 2 प्रकार बताया गया है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। अब ये क्या होता है प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री? ध्यान दीजिए, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री ये हर एक वाद में, प्रारंभिक डिक्री हर एक वाद में नहीं पास किया जाता है, अंतिम डिक्री तो हर एक वाद में हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक डिक्री सामान्यतः हर वाद में नहीं होता है। कुछ ऐसे वाद होते हैं जिसमें प्रारंभिक डिक्री हो सकती है, यानी सामान्यतः सभी वादों में प्रारंभिक डिक्रियां नहीं होती हैं, केवल कुछ वादों में प्रारंभिक डिक्री होती है। वो कौन से हैं उस पर चर्चा करने से पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री है क्या। प्रारंभिक डिक्री का मतलब होता है जब किसी वाद में जो विवादग्रस्त विषय हैं वो 1 से अधिक हो, यानी विवादग्रस्त विषय जब 1 से अधिक हों और जब उनमें से किसी एक विषय पे अंतिम रूप से अवधारण करके जजमेंट पास कर दिया गया हो, यानी किसी एक विवादग्रस्त पॉइंट पे निर्धारण कर दिया गया हो, न्यायालय के द्वारा जजमेंट पास कर दिया गया हो, ठीक है, लेकिन अभी संपूर्ण मामले का नहीं हुआ, अभी संपूर्ण मामले की तो सुनवाई होना है, लेकिन उसमें से किसी एक विषय पे सुनवाई हो चुकी है, वो कंप्लीट हो गई, उस पर जजमेंट आ गया है, तो उसको कहते हैं वो प्रारंभिक डिक्री। कैसी डिक्री है? प्रारंभिक डिक्री। और जब मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया, यानी अब पूरा विवाद ही खत्म हो जाए, तब उसे हम अंतिम डिक्री कहेंगे, यानी जब मामले का अंतिम सुनवाई करते हुए, ठीक है, जजमेंट पास किया गया हो, जिसमें अब उस मामले में कोई सुनवाई शेष ना रह गई हो, तब उसे अंतिम डिक्री कहते हैं। तो प्रारंभिक डिक्री में मामले की शेष सुनवाई अभी बाकी रहती है, उस मामले का अंतिम रूप से अवधारण नहीं होता है, केवल कुछ एक विवादग्रस्त विषयों पे अंतिम अवधारण होता है, इसी नाते उसे हम प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। जो शेष बचा रहता है उसे अंतिम डिक्री कहते हैं। अब प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री में अंतर क्या है, इसको मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को। प्रारंभिक डिक्री किन मामलों में पास किया जाता है उसका यहाँ उल्लेख मैंने किया है, जैसे कब्जा एवं अंतःकालीन लाभ के लिए आदेश 20 नियम 12 में, ठीक है। ये जो आर्डर 20 है, इस आर्डर 20 और आर्डर 34 2 आर्डर हैं, ठीक है। इन 2 आर्डर में ये बताया गया है, दृष्टांत स्वरूप बताया गया कि किन किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। ये एक दृष्टांत है, कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आदेश 20 और आदेश 34 2 आर्डर हैं यहाँ प्रमुख तौर से, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका उल्लेख किया हूँ और अक्सर ये पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है कब्जा एवं अंतःकालीन लाभ। कब्जा एवं अंतःकालीन लाभ का मतलब होता है एक मेसनी प्रॉफिट, अंतःकालीन लाभ को मेसनी प्रॉफिट भी कहते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को
जैसे मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मैं इस मकान का कब्जाधारी हूँ या ओनर हूँ, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मुझे बेदखल कर दे मेरे मकान से, बिना किसी विधिक अधिकार रखते हुए गलत तरीके से मेरे सहमति के बिना मुझे बेदखल कर दे, बाहर कर दे, और पिछले 1 साल से रह रहा हूँ मुझे गलत तरीके से बेदखल करके, तो मैं अब कोर्ट के पास जब जाऊँगा उपचार मांगने के लिए तो 2 रेमेडी मांगूंगा। पहला ये कि साहब मुझे कब्जा दिलाया जाए क्योंकि वो मेरा मालिकाना हक है मकान पे, और दूसरा ये कि जो पिछले 1 साल से मेरा लॉस हुआ है और अगले ने उस मकान से जो फ़ायदा लिया है उसको ब्याज सहित मुझे वो वापस कराया जाए। तो मैं 2 चीज़ों मांग रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कि मुझे कब्जा दिलाया जाए, जो डिनाई कर रहा है कि इनका कब्जा नहीं है। दूसरा ये जो मेरा लॉस हुआ कह रहा है इनका कुछ लॉस नहीं हुआ तो वो भी दिलाया जाए। तो 2 रेमेडी यहाँ पे है, 2 उपचार मांगे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में 2 रेमेडी में पहला हो गया कि कब्जा को लेकर के, दूसरा हो गया जो विवादग्रस्त विषय हैं, जो विवाद को कब्जा, और दूसरा जो है यहाँ पे जो रेमेडी मांगी जा रही कि मुझे यहाँ पे उपचार दिलाया जाए, ठीक है। यानी जो लाभ हुआ है, अगले ने लाभ अर्जित किया है वो दिलाया जाए, और दूसरा मुझे कब्जा दिलाया जाए। तो कब्जा का दिलाया जाना, ठीक है। अब कोर्ट इसमें क्या करेगा कि सबसे पहले कब्जा का निर्धारण करेगा कि क्या मुझे मालिकाना हक इस पे है या नहीं है। अगर मालिकाना हक है, ये निर्धारित हो गया, इसका मतलब मेरा कब्जा बनता है। तो कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि इनका मालिकाना हक है, तो कोर्ट ने इसको अंतिम रूप से अवधारित कर दिया। इसको कहेंगे प्रारंभिक डिक्री, ठीक। अब कितना मेरा लॉस हुआ है, कितना मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए इस पे जो कंपनसेशन मुझे दिलवाया जाएगा उसको कहेंगे अंतकालीन लाभ। तो अंतकालीन लाभ में मुझे जितना दिलाया जाएगा वहीं से मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, विवाद का अंतिम निस्तारण हो जाएगा। इसी को कहेंगे अंतिम डिक्री। तो प्रारंभिक डिक्री किस बात की पारित की गई कि मुझे कब्जा मिलना चाहिए, नहीं मैं उस मकान का हकदार हूँ कि नहीं, ये प्रारंभिक डिक्री। लेकिन अभी मामले का अंतिम निपटारा नहीं हुआ कब्जे का निर्धारण करने से। अभी अंतिम निपटारा कब होगा, जब मुझे लाभ भी दिलवा दिया जाएगा जो मेरा लॉस हुआ है, और जब वो दिलवा दिया गया तो मामले का अंतिम निस्तारण हो गया। और अब इसे क्या कहेंगे, मामले का अंतिम निस्तारण हो गया, तो अब ये प्रारंभिक डिक्री भी हो गया, अंतिम डिक्री भी हो गया। ऐसी स्थिति में जब कब्जा एवं अंतकालीन लाभ को लेकर के मामला आता है तब उसमें प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आदेश 20 नियम 12। इसी तरह से जो प्रशासनवाद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, आदेश 20 नियम 13 है। हक सुफा के वाद में भी प्रारंभिक डिक्री पास किया जाता है, आदेश 20 नियम 14। मालिक एवं अभिकर्ता के मध्य लेखा को लेकर के वाद अगर फाइल किया गया है तो आदेश 20 नियम 16, ठीक है। और संपत्ति विभाजन एवं पृथक कब्जा को लेकर के वाद फाइल किया गया तो आदेश 20 नियम 18। प्रोबंधवाद को लेकर के, ठीक है, यानी जो राइट टू रिडेम्पशन कहते हैं, जिसका उल्लेख टीपीए की धारा 67 में किया गया है। तो राइट टू रिडेम्पशन को लेकर के अगर जो है क्लेम किया गया है तो आदेश 34 नियम 2 बंधक संपत्ति को लेकर के क्लेम किया गया तो इसमें भी प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री पास की जा सकती है, आदेश 34 नियम 4। और मोचन के लिए, ठीक है, मोचन के लिए अगर फाइल किया गया है, आज मोचन का उल्लेख सेक्शन 61 में किया गया है, तो मोचन के लिए भी वाद अगर फाइल किया गया है तो इसमें भी प्रारंभिक डिक्री पास की जा सकती है, आदेश 34 नियम 7 में। तो इस तरह से आपने ये लिस्ट देख लिया कि किन किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पास की जा सकती है, लेकिन ये लिस्ट अंतिम नहीं है, एक दृष्टांत स्वरूप है। इस तरह से आपने डिक्री की परिभाषा, डिक्री के आवश्यक तत्व, डिक्री के प्रकार को अच्छे से समझ लिया। अब डीम्ड डिक्री क्या होता है, डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है, प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में क्या अंतर होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा।